शर्मा जी, पंजाब में निकाय चुनाव हुए हैं बैलेट पेपर से, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो है बिल्कुल सीटें नहीं आई हैं, तो कैसे देख रहे हैं क्या बैलेट पेपर का असर? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो बार बार हम कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, और ये सरकार बैलेट पेपर को छोड़ के हमेशा ईवीएम पे जाती है, वो इसलिए जाती है। अब बैलेट पेपर पे चुनाव हुए, इनकी औकात सामने आ गई ना। 1100 से 1150 के आसपास का आंकड़ा है कि जिन पे इनकी सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। इनको जमानत जब्त होने का मतलब होता है कि 1/6 वोट जो है वो भी हासिल नहीं हुआ। 100 में से 1/6 वोट यानी 15 वोट भी माने जाएँ तो भी इनको हासिल नहीं हुए हैं। तो जमानत जब्त तब होती है कैंडिडेट की, और ये बैलेट पेपर का ही असर है, जिसकी वजह से हम डिमांड करता है विपक्ष लगातार के बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। और इन्हें पता है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे तो पारदर्शी चुनाव हो जाएंगे और हमारा सूपड़ा साफ होगा। इसी वजह से बार बार ईवीएम के भरोसे अपने ताल ठोकते हैं, दम भरते हैं कि इस बार हम 400 पार होंगे, इस बार हम 300 पार होंगे, इस बार हम फलानी स्टेट में सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बार हम इस स्टेट में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या ये कंडीशन पूरे देश में है? अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में भी असर दिखाई देगा? बिल्कुल होगा, पूरे देश में असर पड़ेगा इसको। इसीलिए बीजेपी इसी चीज से भागती है। चुनाव आयोग इनका पालतू पिट्ठू बना हुआ है, इसीलिए भागता है चुनाव आयोग के बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना। हवाला ये दिया जाता है कि जी बैलेट पेपर छपेंगे, उसमें टाइम लगेगा, फिर बैलेट पेपर की गिनती में टाइम लगेगा, कई दिन लग जाते हैं गिनती करने में, रिजल्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट आने में कई दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन आप ये तो देखिए कम से कम 5 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कम से कम 5 दिन की भी अगर देरी होती है रिजल्ट आने में तो निष्पक्ष तो आएंगे रिजल्ट। और सबसे बड़ी बात, जब आप 2 या 3, 4 चरणों में चुनाव कराते हो तो पहले चरण का चुनाव से और आखिरी चरण के चुनाव तक, अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करी जाए तो सबसे पहले 18 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई थी और आखिरी वोटिंग जो थी वो 30 मई की थी, 4 जून को रिजल्ट आए थे। तो कितना लंबा टाइम हुआ, करीब 50-56 दिन का टाइम हुआ। 50-56 दिन तक उन ईवीएम को सेफ रखा गया था ना, तब देरी नहीं हुई क्या काउंटिंग में? तो इसी तरह की देरी अगर 2 या 4 दिन की बैलेट पेपर में भी होती है तो होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम निष्पक्ष चुनाव तो होंगे। क्या लग रहा है, जैसे यूपी इलेक्शन आने वाले हैं, यूपी में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब मोदी जी की सरकार और यूपी में डबल इंजन की सरकार होने की वजह से कोई भी जो माफिया है हिंदुओं को धमका नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं धमका सकता, क्योंकि वहाँ पे हिंदू ही माफिया बन गए। अब तो हिंदुओं को क्यों धमकाएगा? धनंजय सिंह शायद हिंदू नहीं है, राकेश सिंह शायद हिंदू नहीं है, और राजा भैया शायद हिंदू नहीं है, और उसके बाद अनंत सिंह जो है वो शायद हिंदू नहीं है, राकेश सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये सारे शायद हिंदू नाम नहीं है। मेरे ख्याल से मुसलमानों ने ऐसे नाम रखने शुरू कर दिए हैं जो ये माफियाओं में, किसी के ऊपर 106 मुकदमे, किसी के ऊपर 86 मुकदमे, किसी के ऊपर 40 मुकदमे, किसी के ऊपर 80 मुकदमे। और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का हत्यारा वो बीजेपी में शामिल हो गया, अब उसकी गिनती माफियाओं में कर दी थी इन्होंने, उसके ऊपर मकोका लगा दिया था, लेकिन जैसे ही उसने बीजेपी का दामन थामा उसे उठा के सारे मुकदमे उससे वापस ले लिए गए। तो हिंदुओं के तो माफिया कहाँ पर है, क्योंकि ये तो खुद ही माफिया बन गए। अब तो जगह जगह मॉब लिंचिंग करी जाती है, माफियाओं का रूप बदल गया। पहले माफिया संगठित होते थे, अब ये सारे संगठित माफिया तो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। और उसके अलावा छोटे छोटे जो है माफिया लोकल स्तर पे जो भर के आ रहे हैं, जो हिंदू का नाम करते हुए और लोगों को धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा जाता है। अब तो इस किस्म के माफिया आ गए ना। माफिया का मतलब यही नहीं होता कि बहुत बड़े 20, 50, 60, 70 लोग हैं वही माफिया बनेंगे। मोहल्ले के 4 लोग इकट्ठे हो गए, उनको भी माफिया का रूप दिया जाएगा जब वो बाकी लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे। तो वो तो समाजवादी पार्टी पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तो ये हमेशा माफियाओं के चरणों में डली रहती थी। तो अब आपको कौन रोक रहा है माफियाओं के चरणों में बेड़ी डालने से? आप अनंत सिंह को क्यों नहीं डालते जेल के पीछे, राकेश सिंह को क्यों नहीं डालते जेल के पीछे, राजा भैया को जेल के पीछे क्यों नहीं डालते? इनके ऊपर, सबके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, आप उनके सामने नतमस्तक हुए। ब्रजभूषण शरण जी का बाल भी बांका कर पाए आप? पॉक्सो एक्ट लगा था उसके ऊपर। पॉक्सो एक्ट का साफ साफ संविधान में मतलब है कि जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा उसकी गिरफ्तारी पहले अवश्य होगी, उसकी गिरफ्तारी होनी ही होनी है, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, चार्जशीट पेश होगी, फिर वो अपनी जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसको 1 दिन के छोड़ो 2 घंटे भी हिरासत में नहीं रखा गया। पुलिस वाले उसके पास गए उसका बयान लेने, इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस वाले उसे थाने बुला सके कि आप आ जाइए और अपना बयान दर्ज करा दीजिए, नोटिस भेजने की हिम्मत नहीं हुई। तो नतमस्तक कौन हुआ? नतमस्तक कौन हुआ? ये हुए या वो हुए? साफ से दिखता है सब कि नतमस्तक कौन हो रहा है। तो यूपी जो चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है फिर से हिंदू मुस्लिम वाला एंगल यही है इनके पास, और इसके अलावा दूसरा एंगल इनके पास है ही नहीं है। ले दे कि लास्ट एंड फाइनल हिंदू मुस्लिम। अभी यूपी में आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम करने का भी ईद कली गई है। ईद से पहले अभी इनका योगी जी का जो बयान आया था, सड़कों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और अगर किसी ने इस बात को नहीं माना तो उनका अच्छे से इलाज भी किया जाएगा, उन्हें समझा भी दिया जाएगा। सड़कें चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती हैं। तो वही हिंदू मुस्लिम, और इसके अलावा करा गया। अगर सब जगह नमाज पढ़ी गई है, कहीं कोई अप्रिय घटना आपने देखी? कहीं कोई अप्रिय घटना? सबको पता है तो यह प्रेम मोहब्बत का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। सब आपस में त्यौहार मनाने के बाद गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। कोई हड़दंग करने के लिए त्यौहार थोड़ी है। कहीं देखा आपने शोर मचाते हुए, हंगामे करते हुए? कहीं नहीं देखा मैंने तो कम से कम कहीं नहीं देखा। और किसी ने देखा होगा, सरकार हिंदुओं ने देखा होगा तो उनकी मैं कह नहीं सकती। योगी जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में की सरकार थी तब यहाँ पर तमंचे बनते थे और उसी को विकास समझा जाता था। हाँ, उसी को विकास समझा जाता था, और अब वो विकास बढ़ के इतना पहुँच गया कि वो तमंचे जो है अब सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल में कन्वर्ट हो गए हैं। सही कहा उन्होंने कि सिर्फ तमंचे बनते थे, अब तो तमंचे के साथ साथ राइफलें भी बन रही हैं, सब कुछ बन
रहा है, लंबी लंबी दुनालियाँ भी बन रही हैं, अब तो सब कुछ ही बन रहा है वहाँ पे, तो बढ़िया बात है। आपने कहा सही बात है, तरक्की करी है बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश ने, तमंचों से लेकर आज राइफल तक पहुँच गए हैं अवैध। योगी जी अपने विकास की बात करते हैं, अभी हाल ही में चारबाग, जो लखनऊ का चारबाग स्टेशन है, वहाँ पर वो पूरा एक टीन सेट गिरा है, कई लोग उसके नीचे दबे थे। दब गए तो क्या हो गया था, क्या फ़र्क पड़ गया दब गए तो? कुंभ में जो है कितने दर्जनों की तादाद में लोग मरे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुंभ में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। चारबाग रेलवे स्टेशन की छत गिर गई, आंधी बारिश का नाम आ जाएगा, एक्ट ऑफ गॉड हो जाएगा वो, ये एक्ट ऑफ गॉड है, वो कुछ नहीं है। वहाँ घटिया निर्माण सामग्री पे आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। इससे पहले भी बिहार में जैसे आपने देखा बीजेपी की सरकार है अब तो वहाँ पे अभी वो गंगा का पुल के बीच का स्पैन ही गिर गया, सबने देखा कितना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। और बिहार में तो खैर क्या बात ही करी है। रही बात उत्तर प्रदेश की तो खैर विकास की गाथा इतनी ज़बरदस्त है कि वो आंकड़े बढ़ा चढ़ा के और झूठ बोलने में नंबर एक है। 2024 से पहले इन्होंने एक बात करी थी, एक दिन अचानक से वो इन्होंने अखबार में खबर छापी कि उत्तर प्रदेश में हमने 2,65,00,000 टॉयलेट बनाए। 2,65,00,000 तो बाद में आया, उससे पहले तो 4 करोड़ की आई थी खबर कि हमने उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ जो है टॉयलेट दिए। तो मैंने इसी बारे में एक बार मेरी बात हुई थी किसी से, तो मैंने हिसाब लगा के बताया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है और 4 करोड़ लोगों को जो है आपने टॉयलेट बना दिए। 4 करोड़ टॉयलेट, यानी कि अगर एक घर में 5 व्यक्ति भी हैं तो 4 पंजे 20, यानी 20 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट ही नहीं था। इन्होंने आंकड़े छापने होते हैं, आंकड़े छापने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो उसकी जब मैंने गणित लोगों को समझाया, समझ में आया, कह रहे हाँ यार ये तो बात सही है कि भाई वास्तव में इसका मतलब जो महानगरों में रहने वाली जनसंख्या उसके पास क्या टॉयलेट ही नहीं थे, कि 20 करोड़ में से मात्र 5 करोड़ लोगों के पास ही टॉयलेट थे। 5 करोड़ लोगों का मतलब हो गया 1 करोड़ परिवार, यानी 1 करोड़ ही टॉयलेट थे। फिर उसके बाद ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी तो ऊपर तक पहुंची। फिर उसके बाद अगली बार आया, हमने 2,65,00,000 लोगों के लिए टॉयलेट बनवाए। तब उसके बाद इसमें करेक्शन हो गया कि 2,65,00,000 लोगों के लिए टॉयलेट बनवाए, यानी उसे डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो वही गणित आ जाएगा, 35, 40, 50 लाख के आसपास का आ जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि एक परिवार में कम से कम 5 लोग तो होते ही हैं। तब ये जाके सुधरे जब इनका जो झूठ पकड़ा गया। दूसरा झूठ इन्होंने बोला कुंभ के दौरान, कुंभ में 3.5 ट्रिलियन रुपयों की अर्थव्यवस्था घूमी। 3.5 ट्रिलियन रुपयों की अर्थव्यवस्था घूमी। हमारे भारत का जो बजट है वही 400 लाख करोड़ रुपए है। 1 ट्रिलियन का मतलब ही 100 लाख करोड़ होता है, जिसमें के 3.5 ट्रिलियन तो इन्होंने यूपी में घुमा दिया। उसमें झूठ बोलने में इनका कोई नंबर मुंह नहीं पकड़ सकता। तो आंकड़े कुछ भी छाप देते हैं, झूठ बोलने में इनका कोई रोक नहीं सकता। जनता का इन्हें पता है कि जनता बेचारी क्या करेगी, क्या काउंटर करेगी नहीं, काउंटर करेगी तो हमारे जवाब देने के लिए बैठेंगे प्रवक्ता और हमारे भाजपा IT सेल। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि ये जो 7 रुपये बढ़े हैं ये बहुत महंगाई ज़्यादा, ऊपर से देखोगे तो महंगाई नहीं है, इस तरीके की उनकी तारीफ करें, क्या कहेंगे इन पर आप? ऊपर से देखा जाए तो उनके लिए तो महंगाई है ही नहीं, क्योंकि इधर से पेट्रोल के दाम 7 रुपये बढ़े, उधर से उनका मानदेय बढ़ जाएगा सरकार को बचाने में। 7 की जगह 70,000 हो जाएगा उनका, तो सीधा क्योंकि उन्हें सरकार का बचाव करना है, उन्हें तो बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। आप हमारा बचाव करो, आपकी सैलरी में और 10% का इजाफा कर देते हैं। अब ये बात सही है कि 7 रुपये की बात, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो एक कार में अगर चल रहा है, जिसके आने जाने में रोज़ अगर उसे 5 लीटर पेट्रोल भी फूक रहा है, तो यानी कि 35 रुपये रोज़ के हो गए, यानी 1,000 रुपये महीने का उसके ऊपर बोझ बढ़ गया। दूसरी बात, सार्वजनिक परिवहन में जब ये जो ओला उबर टैक्सियाँ जो होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इनके भी रेट बढ़ेंगे। ढुलाई का जो है डीजल के रेट बढ़ने से ढुलाई के जितने भी वाहन हैं, टेम्पो ट्रैवलर हुए या टेम्पो ट्रक हुए, इन पे सब में बढ़ेगा। सब धीरे धीरे अपना किराया बढ़ाएंगे, ऑटो वाले वो अपना किराया बढ़ाएंगे। तो 7 रुपये बढ़ के नीचे 70 रुपये तक जाके महंगाई का आंकड़ा छूता है। बढ़ा तो सिर्फ 7 रुपये, लेकिन ऑटो टैक्सी वाले अपना 1 या 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा देंगे। 10 किलोमीटर की आपने सफ़र करा, 2 किलोमीटर पर के हिसाब से बढ़ा तो 20 रुपये पड़ गया आपकी जेब में एक्स्ट्रा। तो ये तो महंगाई बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है ना, सारा ट्रांसपोर्टेशन ये पे डिपेंड करता है। डीजल डलेगा ट्रकों में तभी तो ट्रक आएंगे, उसके अलावा आ ही नहीं सकते। वो तो डीजल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाएंगे, माल भेजना, मंगाना, ढुलाई, परिवहन सबका बढ़ेगा। जैसे ही इन्होंने डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ाए, उधर से दूध के दाम 2 रुपये बढ़ गए, क्योंकि दूध दिल्ली में जो सप्लाई होने वाला होता है वो गुजरात से आता है, हरियाणा से आता है, राजस्थान से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, मध्य प्रदेश है। कितने दूर से टैंकर चल के दिल्ली में आते हैं, मदर डेयरी में और बाकी कंपनियों में जो आते हैं प्रोसेसिंग होता है। फिर तो जाहिर सी बात है उनका माल भाड़ा पर उन्होंने 2 रुपये लीटर बढ़ा दिया दूध को। तो हर तरह महंगाई इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। राहुल कमल जो है NDTV के पत्रकार है, भगवंत मान से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो आसपास के देश हैं वहाँ भी महंगाई बढ़ रही है, तो आप लोग इतने क्यों परेशान हो रहे हैं? आसपास के देशों में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आसपास के देशों में वो हवाला कहाँ दिया जा रहा है आजकल लगातार सारे चैनलों द्वारा, सारे बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा। अमेरिका में देखो 40% बढ़ गए, अमेरिका में देखो 40% बढ़े, ब्रिटेन में देखो 30% बढ़ गए, ऑस्ट्रेलिया में देखो 20% बढ़ गए। ठीक है जी, मान लिया आपकी बात, परसेंटेज बढ़ गई। आज भी अमेरिका में जो है
तेल पेट्रोल की जो कीमत है 105 रुपये से 118 रुपये लीटर है। किसी शहर में 50 राज्यों का वो देश है, किसी शहर में 105 है, सबसे ज़्यादा मिसिसिपी में 118 रुपये लीटर। हमारे हिसाब से माना जाए तो हमारे यहाँ भी 118 रुपये चल रहा है, बराबर है। अब उन्होंने 40% महंगा करा जाए, अगर उसे -40% करा जाए तो हमारे ये महंगा होने से 4 रुपये महंगा है, अब तो 7-8 रुपये महंगा हो। उससे पहले वहाँ क्या चल रहा था, 60 या 70 रुपये। आपने में 60 या 70 रुपये दिया नहीं दिया ना। 7 चौक 28 से भी 80 रुपये होगा वहाँ पे, 8 चौक 32 होते हैं तो भी 112 रुपये हुआ, 122 रुपये हुआ, वो पहुँचा। एवरेज निकाली जाए परसेंटेज की तो, लेकिन बात परसेंटेज की करी यार, ये नहीं बताया जा रहा कि रुपये कितने बढ़े और पहले कितने रुपये का वहाँ पेट्रोल था। हर जगह परसेंटेज का हवाला दिया है। और दूसरी बात, वहाँ की कमाई देखिए, अपने यहाँ की कमाई देखिए। वहाँ जो है अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 88 लाख रुपये सालाना है, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय मात्र 2,16,000 रुपये सालाना है। पहले 2,06,000 थी, अब पीछे कुछ आंकड़ा बढ़ा के पेश करा है तो 2,16,000 कर दी गई है। तो 2,16,000 भी आप सब जानते हैं कि एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति 2,16,000 सालाना भी नहीं कमा पाता, तो क्या हालत होगी हमारे यहाँ देखिए। तो उनसे कंपैरिजन आप कर रहे हो, उनकी कंपैरिजन तब करो जब आप उनके जैसी कमाई हमें दे दो। उनके जैसी कमाई हमें दे दो, आप छोड़ो यार 120 रुपये का है, 220 रुपये कर दो, 240 कर दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं बोलने वाला हमारे यहाँ। सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में ये कहा था कि ये बहुत क्रिएटिव तरीका है, युवाओं की जो भावनाएं वो भी निकल कर आ रही हैं, जो ये एक सोचने का नया तरीका है, उसको लेकर उनको क्रिटिक किया जा रहा है कि आपने क्यों इसका सपोर्ट किया। और जहाँ तक कि बीके सक्सेना वगैरह राज्यपाल, उन्होंने बुलाया फ्रेंडली, और लेकिन बाद में ऐसा कह के धमका दिया कि हमने इन्हें डांट लगाई है। हमने वो बिल्कुल वो यही करेंगे, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी आज पूरे देश में जो फैला हुआ आक्रोश है उसका नतीजा है। कॉकरोच पार्टी से तमाम यूथ जुड़ा हुआ है, तमाम यूथ आज मुद्दे उठा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का असर आपने देखा होगा, हिसार में भी एक वो व्यक्ति जो है बुलडोजर लेके वहाँ पहुँच गया था, जेसीबी लेके नगर पालिका के ऑफिस के। जब आप हमारा 2 फुट भी आगे बढ़ा हुआ खड़ा होता है उसे तोड़ने पहुँच जाते हो। आपने तो दोनों तरफ कब्जा करा हुआ है, अब आप भी इसको उठाओ। इसी तरह तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं। तो आज जो बातें उठ रही हैं तो इसी चीज़ से बरगलाई हुई है, बौखलाई हुई है जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी बौखला रखी है, तो बौखलाने की वजह से उनका जो है हालत उनकी खस्ता हुई पड़ी है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि इसका किसी भी तरह से नाम सामने ना आए।